16.4 आज हम शुरू कर रहे हैं। 16.4 में ग्रीन्स थ्योरम की बात करेंगे। ग्रीन्स थ्योरम इन दी XY plane। ग्रीन्स थ्योरम इन दी XY plane। ग्रीन्स थ्योरम अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक क्वांटिटी जानना ज़रूरी है और वो क्वांटिटी है कर्ल ऑफ एफ का डॉट प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर। ये के यूनिट वेक्टर वो यूनिट वेक्टर है जो कि आप लिखते हैं आई जे के यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस में आई, वाई एक्सिस के लिए जे यूनिट वेक्टर होता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए आप के यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। कर्ल ऑफ एफ हमारे पास होता है डेल क्रॉस एफ डॉट के यूनिट वेक्टर। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आपने क्रॉस प्रोडक्ट देखा हुआ है, ए क्रॉस बी आप लिख रहे होते हैं आई जे के, और इस तरह से आप इसे देखते हैं। हम कर्ल एफ को कैसे इंटरप्रेट करें कि कर्ल एफ डॉट के यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो कर्ल एफ डॉट के यूनिट वेक्टर बेसिकली हमारे पास सर्कुलेशन डेंसिटी कहलाता है। सर्कुलेशन डेंसिटी कहलाता है ये। कर्ल का ताल्लुक जो डेल क्रॉस एफ होता है इसका ताल्लुक सर्कुलेशन से होता है। जब भी कोई फिनोमेना हमारे पास ऐसा हो कि जिसमें सर्कुलेशन इन्वॉल्व हो रही हो तो हम वहाँ चेक करते हैं कि क्या उस वेक्टर फील्ड का डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है, तो फिर हम सर्कुलेशन की बात करते हैं या रोटेशन की बात कर रहे होते हैं। तो इस क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं। कर्ल ऑफ एफ तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जब डॉट प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर से लेते हैं तो ये एक नंबर मिल रहा होता है। वो नंबर अभी मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, लेकिन आप पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें कि इसका मतलब क्या है। डेल क्रॉस एफ तो हमने के यूनिट वेक्टर से क्यों डॉट प्रोडक्ट लिया है क्वांटिटी फाइंड करने, उसकी वजह ये होती है ये जो एफ है आपका ये एक्स वाई में है। यहाँ पर अभी ये एक्स एफ जो है ये एक्स वाई प्लेन में है। तो जब ये रोटेट कर रहा होगा, ये रोटेट कर रहा होगा तो इसका एक एक्सिस बन रहा होगा और वो एक्सिस बाहर की तरफ होगा। तो वो हमें अगर एक्स वाई फॉर एग्जांपल ये सारा कुछ वेक्टर फील्ड अगर एक्स वाई में है तो के यूनिट वेक्टर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इस एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेट कर रहा होगा। इसलिए हम देखना चाहते हैं कि डेल क्रॉस एफ यानी कि जो सर्कुलेशन है या रोटेशन है इसका के यूनिट वेक्टर से जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम कह रहे होंगे कि डेल क्रॉस एफ के यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग क्या नंबर हमें दे रहा है। तो इसे हम कहते हैं सर्कुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि क्या ये ज़्यादा है, सर्कुलेशन ज़्यादा है या कम है। जैसा कि आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जगह है वहाँ पर दो लोग रहते हैं और एक जगह है वहाँ पर फॉर एग्जांपल चार लोग रहते हैं, चार लोग रहते हैं। तो ये जो जगह होगी सेकंड प्लेस, प्लेस टू, यहाँ पर चार लोग रहते हैं तो यहाँ पर लोगों की डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी को हम मुख्तलिफ मानों में देख रहे होते हैं। एक फ्लूइड मैकेनिक्स में भी डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी भी होती है, लेकिन हम आमतौर पे डेंसिटी जैसे सर्कुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। इसका मतलब है सर्कुलेशन डेंस है, ज़्यादा है या कम है। ओके, तो हमारे पास सर्कुलेशन डेंसिटी इस तरह से डिफाइन होती है। अब ये जो नंबर है यहाँ पर ये क्या होता है, ये कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करें कि हमारे पास एफ है एम आई प्लस एन जे, क्योंकि ये प्लेन में हम बात कर रहे हैं तो एफ जो है ये प्लेन में हमारे पास होगा। और अगर आप डेल की बात करें तो डेल होगा पार्शल बाय पार्शल एक्स आई जे, और ये आ जाएगा पार्शल बाय पार्शल वाई।
अगर हम डेल क्रॉस एफ यहाँ पर फाइंड करें, डेल क्रॉस एफ, तो ये इक्वल होगा आई जे के यूनिट वेक्टर और पार्शल बाय पार्शल एक्स, पार्शल बाय पार्शल वाई, 0, और एफ हमारे पास आ जाएगा एम एन और 0। तो इसको जब हम लिखेंगे तो आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा 0, हमारे पास आ जाएगा 0 आई आ जाएगा। फिर जब जे हम लिखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, -0 जे। और जब के लिखेंगे प्लस के, तो के केस पे इस तरह से देखते हैं, ये आता है पार्शल एन बाय पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम बाय पार्शल वाई। तो डेल क्रॉस एफ हमें मिल जाएगा पार्शल एन बाय पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम बाय पार्शल वाई के यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये हमें कल मिल गया। अब हम देखना चाहते हैं कि ये सर्कुलेशन हमारे पास के यूनिट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे उसके नंबर क्या मिलेगा, वो मिलेगा पार्शल एन बाय पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम बाय पार्शल वाई। तो ये नंबर हमें मिल रहा है पार्शल एन बाय पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम बाय पार्शल वाई। इसको हम कहते हैं कि सर्कुलेशन डेंसिटी। आपको अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि सर्कुलेशन डेंसिटी फाइंड करें, तो सर्कुलेशन डेंसिटी के लिए आपने वेक्टर फील्ड गिवन होगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जब उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जब सिर्फ डेल क्रॉस एफ लेते हैं तो ये हमें नंबर नहीं मिलता है, ये हमें सिर्फ बताता है कि डेल क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या है, तो वो के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि नंबर फाइंड करें, तो नंबर आप यहाँ से फाइंड करें, एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे और एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे होंगे। जाहिर बात है आप किसी पॉइंट पे सर्कुलेशन डेंसिटी फाइंड करेंगे तो पार्शल एन बाय पार्शल एक्स फॉर एग्जांपल वाई आएगा, पार्शल एम बाय पार्शल फॉर एग्जांपल एक्स आएगा। तो उस जगह पे आप देख रहे होंगे फॉर एग्जांपल एक्स 1 है वाई 2 है, तो ये एक नंबर हमें इस तरह से मिल रहा होता है। ठीक, तो ये हमारे पास कहलाती है सर्कुलेशन डेंसिटी। जो ग्रीन्स थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम इसी सर्कुलेशन डेंसिटी को बता रहा होता है। इसकी बेसिकली दो फॉर्म है, एक टेंजेंशियल फॉर्म है और एक हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। जो ग्रीन्स थ्योरम की फॉर्म 1 है, ग्रीन्स थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम की जो फॉर्म 1 है वो बेसिकली सर्कुलेशन को बताती है, जिसे हम कहते हैं टेंजेंशियल फॉर्म। जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट अगर कोई कर्व है, फॉर एग्जांपल ये वाला कर्व है, तो ये सर्कुलेशन कैसे बनाएगा, जब ये वेक्टर फील्ड इसके अलोंग जाएगा, अलोंग जाएगा तो सर्कल हमें मिल रहा होगा, सर्कुलेशन हमें मिल रही होगी। अगर इस जगह पे कोई वेक्टर फील्ड नॉर्मल जाएगा तो वो आपको फ्लक्स मिला करता है। तो अलोंग हमें देखने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के अलोंग, जिसे टेंजेंशियल कहते हैं, और जो नॉर्मल है उसके लिए आप एन यूनिट वेक्टर फील्ड अगर इस तरह से है तो नॉर्मल आउटवर्ड होगा, तो एन यूनिट वेक्टर देखने के लिए हम उसे फ्लक्स कहते हैं। तो टेंजेंशियल फॉर्म का मतलब ये है कि हम सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, एफ डॉट टी यूनिट वेक्टर और क्लोज पाथ सी डी एस, यानी कि ये हमारे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल, जिसको हमने सीखा है कि आप इसको मुख्तलिफ तरह से लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है लाइन इंटीग्रल और ये हमारे पास इक्वल है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये हमने सीखा था कि इसको हम कैसे लिखते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यानी कि मैं रिमाइंड करा दूं कि टी यूनिट वेक्टर आप लिखा करते हैं डी एक्स ओवर डी एस आई डी वाई ओवर डी एस जे, आप ऐसे लिखते हैं। ग्रीन थ्योरम ये कहता है कि इस लाइन इंटीग्रल को अगर आपने किसी पाथ को कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली ये करें कि इसका जो रीजन इसने कवर किया हुआ है आप उसको कंप्यूट कर लें, आप ये रीजन कंप्यूट कर लें। तो ये हम कैसे कंप्यूट करते हैं, रीजन आर
और क्वांटिटी कौन सी लगानी है, क्योंकि आप क्लोज पाथ की बात कर रहे हैं, क्लोज पाथ की बात कर रहे हैं, वो हमें कैसे पता चल रहा है, टेंजेंशियल की वजह से पता चल रहा है कि यहाँ पर सर्कुलेशन होगी, क्लोज पाथ भी है और हमारे पास टी यूनिट वेक्टर है और टी यूनिट वेक्टर का ताल्लुक सर्कुलेशन से है। और सर्कुलेशन के लिए अभी हमने क्या देखा था कि वो हम कैलकुलेट करते हैं पार्शल एन बाय पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम बाय पार्शल वाई डी एक्स डी वाई। तो ये हमें कहा गया है, ग्रीन्स थ्योरम ने कहा है कि टेंजेंशियल फॉर्म जो कि सर्कुलेशन के लिए होती है, आई होप कि आपको क्लियर है, ये सर्कुलेशन के लिए होती है। लाइन इंटीग्रल कंप्यूट करना है तो ग्रीन थ्योरम कहता है कि आप सर्कुलेशन अलोंग द पाथ कंप्यूट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि आप उस का जो रीजन बन रहा है उस रीजन को कंप्यूट कर लें। और जो क्वांटिटी कौन सी कंप्यूट करनी है, सर्कुलेशन क्योंकि है तो सर्कुलेशन के लिए हमने देखा था कि ये इक्वल होता है कर्ल एफ डॉट के यूनिट वेक्टर। आप कंप्यूट कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रीन्स थ्योरम की टेंजेंशियल फॉर्म है। ग्रीन्स थ्योरम की एक दूसरी फॉर्म भी है। ग्रीन्स थ्योरम की जो दूसरी फॉर्म है वो हमारे पास कहलाती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म के केस में क्या होता है, देखें अगर एक पाथ है और यहाँ पर वेक्टर फील्ड इस तरह से है, यानी कि जो यूनिट नॉर्मल होगा वो एन यूनिट वेक्टर आउटवर्ड होगा, एन यूनिट वेक्टर इज आउटवर्ड। और जो क्वांटिटी है वो किसी एंगल से अगर एंटर हो रही है, फॉर एग्जांपल इस तरह से इस जगह पे एंटर हो रही है, तो ग्रीन्स थ्योरम कहता है कि आप फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्योंकि नॉर्मल से क्या होता है, फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है कि क्वांटिटी एंटर हो रही है किसी जगह पे। जैसे अगर कोई कमरा हो, इस कमरे में अगर एयर एंटर हो रही हो, एयर बाहर है और ये दरवाजे से एंटर हो रही हो, तो इसे क्या करना होगा, अगर वॉल के अलोंग जाएगी तो वो तो बाहर ही रहेगी, लेकिन अगर वो नॉर्मल मूव करेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, वेक्टर फील्ड इस तरह बनेगा, तो वो कमरे में एंटर हो सकती है, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एफ डॉट टी यूनिट वेक्टर जब लेते हैं तो सर्कुलेशन मिलता है, एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर देखते हैं तो आपको यहाँ पर बेसिकली फ्लक्स मिलता है। तो ग्रीन्स थ्योरम की जो नॉर्मल फॉर्म है ये बेसिकली फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि ये लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल में जो नॉर्मल फॉर्म है ये बनेगी सी एम डी वाई माइनस एन डी एक्स, ये हमें मिल रहा होगा। अब एफ डॉट एन नॉर्मल फॉर्म कैसे हम देखते हैं, इसके लिए हमें डिफाइन करना होगा कि डाइवर्जेंस कैसे डिफाइन होता है, यानी कि आपने डेल डॉट एफ डिफाइन करना होता है। और डेल डॉट एफ का मतलब होता है पार्शल, आप डेल लिखते हैं आई पार्शल बाय पार्शल एक्स प्लस जे पार्शल बाय पार्शल वाई, इसका डॉट प्रोडक्ट एम आई प्लस एन जे। अगर एक्स वाई प्लेन में बात करें तो ये मिलेगा पार्शल एम बाय, सिंपली डॉट प्रोडक्ट ले लें, पार्शल एम बाय पार्शल एक्स प्लस पार्शल एन बाय पार्शल वाई। तो यहाँ पर हमें ये मिल रहा होगा कि आप उस रीजन में नॉर्मल अगर है तो उस रीजन में आप सिंपली डेल डॉट एफ कंप्यूट कर लें, डी एक्स डी वाई, या इसको हम लिखते हैं पार्शल एम बाय पार्शल एक्स प्लस पार्शल एन बाय पार्शल वाई कंप्यूट कर लें, तो ये आपको आंसर लाइन इंटीग्रल का नॉर्मल फॉर्म में मिल रहा होगा। हम कल को तो अंडरस्टैंड कर लिया, जिसको आप बार बार रिपीट करेंगे कि डेल क्रॉस एफ इज फॉर रोटेशन, रोटेशन है, सर्कुलेशन है, उसको देखता है। जो डेल डॉट एफ है, डाइवर्जेंस है, ये एक्सपेंशन को देखता है, एक्सपेंशन को देखता है और कंप्रेशन को देखता है, वेक्टर फील्ड के एक्सपेंशन को या कंप्रेशन को देखता है, या ये देखता है कि ये स्टैटिक है। इसकी तीन कंडीशन होती है। अगर डेल डॉट एफ जो है ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है कि वेक्टर फील्ड एक्सपेंड कर रहा है, हमें वेक्टर फील्ड को देखना है कि वो एक्सपेंड कर रहा है या कंप्रेस हो रहा है। डेल डॉट एफ अगर लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कंप्रेस हो रहा है वेक्टर फील्ड, कंप्रेशन है वहां पर। अगर डेल डॉट एफ हमारे पास इक्वल टू जीरो है
तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास वेक्टर फील्ड स्टैटिक है, वो ना तो कंप्रेस हो रहा है ना ही एक्सपेंड हो रहा है। अब एक्सपेंशन कैसे होगी? वेक्टर फील्ड ऐसे एक्सपेंड करेगा, ऐसे एक्सपेंड करेगा। आप देख रहे हैं ये सर्कुलेशन नहीं, ओके, क्योंकि डेल डॉट एफ जब होता है तो ये सर्कुलेशन नहीं होती है, वहां पर एक्सपेंशन होती है। ये कुछ ऐसे मैंने आपके सामने शो किया। इसको मैं रेज करता हूँ। ये हमारे पास है एक्सपेंशन का केस। अगर कंप्रेशन हो रहा हो, यानी कि वेक्टर फील्ड कंप्रेस हो रहा हो इस तरह से, इनवर्ड हो, तो यहाँ पर ये कहलाएगा कंप्रेशन। डेल डॉट एफ लेस देन 0 होगा तो ये कहलाएगा ओके। लेकिन अगर वेक्टर फील्ड स्टैटिक है तो उस केस में क्या होता है कि वेक्टर फील्ड सारे लेंथ एक जैसी होती है, तारों की लेंथ एक जैसी होती है। जब लेंथ एक जैसी हो तो उसको हम कहते हैं कि वो स्टैटिक वेक्टर फील्ड है। तो हम देख रहे हैं कि जब आपने डेल डॉट एफ बनाया या वेक्टर फील्ड जब बनाया है तो उसको मेजर करना हो कि क्या वो सर्कुलेशन है या कंप्रेशन है। तो अगर तो डेल डॉट एफ है तो नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल के केस में आप देखें, नॉर्मल के केस में वेक्टर फील्ड कैसे मूव करता है? ऐसे मूव करता है। इसका मतलब अगर ऐसे होगा तो ये नॉर्मल होगा, हमारे पास क्या होगा? डाइवर्जेंस होगा। लेकिन जब आप देखते हैं सर्कुलेशन रूम के अलोंग, फॉर एग्जांपल, तो ये इसके वॉल के अलोंग मूव करेगा। अलोंग का मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो इस केस में हमें क्या मिल रहा होता है? हमें मिल रहा होता है सर्कुलेशन। तो आपने याद रखना है एन यूनिट वेक्टर से कि एन यूनिट वेक्टर एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि कोई चीज़ नॉर्मली कहीं पे एंटर हो रही है या एग्जिट हो रही है या स्टैटिक है। तो इस केस में हम इसे कहते हैं कि ये डाइवर्जेंस होगा यहाँ पर। यानी लाइन इंटीग्रल अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो ग्रीन्स कहता है कि आप सिंपली डाइवर्जेंस ले लें और फिर आप इसको उस रीजन में इंटीग्रेट कर लें। यानी कि ये सिचुएशन कुछ ऐसे बन रही होगी कि आप यहाँ पर, ये हमारे पास वेक्टर फील्ड एफ है और ये एन यूनिट वेक्टर है। आप चाहे तो ये फ्लक्स इसके अलोंग कंप्यूट कर दें, एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस कंप्यूट कर लें, या आप इसका रीजन में, इसके रीजन में डाइवर्जेंस कंप्यूट कर लें, तो आपको आंसर सेम मिलेगा। तो ये हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम था। इस पे एक और चीज़, यहाँ पर हम पॉजिटिव ओरिएंटेशन की बात कर लें। हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर पाथ है। अगर ये एक पाथ कवर किया है तो ये रीजन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बंदा यहाँ पर मूव करता है इस तरफ, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो रीजन आर है इस बंदे के लेफ्ट साइड पे है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ओरिएंटेशन, पॉजिटिव ओरिएंटेशन। और अगर ये बंदा फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज मूव करता है तो इस केस में क्या होता है कि इसके जो वेक्टर फी इसका जो रीजन आर है वो इसके राइट साइड पे है। तो इस केस में इसको हम कहते हैं नेगेटिव ओरिएंटेशन। आपने जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहना है। उसकी एक रीज़न होती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ ये है और एक हमारे पास ये एक टोरस टाइप एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई बंदा यहाँ मूव करेगा इसमें तो इसके लेफ्ट साइड पे ये है। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज हो, इनर जो सर्कल है ये क्लॉकवाइज हो, तो इसका पॉजिटिव ओरिएंटेशन तब बनेगी बंदा यहाँ मूव करे, क्योंकि रीजन आपका ये वाला है, आप इस पे काम कर रहे हैं। ये डोनट टाइप एक शेप है, तो इसके लेफ्ट साइड पे आपको ये रीजन आर मिल रहा होगा। तो आप देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज होने के बावजूद ये पॉजिटिव ओरिएंटेशन हमें मिल रही होगी। तो पॉजिटिव ओरिएंटेशन को आपने देखना है कि क्या रीजन किसी बंदे के लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे। अगर राइट साइड पे है तो नेगेटिव ओरिएंटेशन है, अगर लेफ्ट साइड पे है तो पॉजिटिव ओरिएंटेशन है। अब हम एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। पूछा ये गया है कि कर्ल एफ डॉट के यूनिट वेक्टर फाइंड करें। इसको आप देख लीजिए। तो आप कर्ल एफ डॉट के यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, डेल क्रॉस एफ फाइंड करें, तो ये आंसर 0 आ रहा है। 0 का मतलब ये होगा कि हमारे पास ये जो वेक्टर फील्ड एफ है, पहले केस में ये वेक्टर फील्ड, ये इससे कोई सर्कुलेशन नहीं मिल रही है। ये वेक्टर फील्ड
किसी सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, फिर पूछा गया बी केस में। बी केस क्या है कि एफ हमें क्या मिल रहा है, हमारे पास बी केस में कर्ल एफ डॉट के यूनिट वेक्टर ये हमें 2c मिल रहा है, तो इसका मतलब है सर्कुलेशन डेंसिटी इज कांस्टेंट। तीसरे केस में ये हमें -1 मिल रहा है, तो सर्कुलेशन डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। और अगर आप इसको देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इस केस में जो हमें मिल रहा है आंसर वो 0 मिल रहा है, और इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कोई सर्कुलेशन डेंसिटी नहीं है। इसमें सेकंड में हमें ये पूछा गया है कि डाइवर्जेंस फाइंड करें, तो डेल डॉट एफ अगर फाइंड करें तो ये कौन सा, इसका मतलब है कि जो प्रीवियस ये वेक्टर फील्ड था, जो कि इसी एग्जांपल का कहा गया कि सारों का डाइवर्जेंस फाइंड करें, तो ये जो वेक्टर फील्ड था, इस वेक्टर फील्ड में हमें डाइवर्जेंस मिल रहा है और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है ये स्टैटिक होगा। ये 2c ग्रेटर देन 0 होगा, स्टैटिक नहीं होगा, बल्कि ये हमारे पास, क्योंकि c अगर 0 ना हो, c 0 हो तो फिर तो स्टैटिक होगा, अगर c ग्रेटर देन 0 है तो फिर हमारे पास ये एक्सपेंड कर रहा होगा, c लेस देन 0 है तो ये कंप्रेस कर रहा होगा। डाइवर्जेंस अगर एग्जांपल 1 जो प्रीवियस एग्जांपल है उसमें डाइवर्जेंस 0 आ रहा है तो स्टैटिक होगा, डाइवर्जेंस 0 है इसका मतलब ये डाइवर्जेंस नहीं है। और सी में अगर आप देखें, सी में यहाँ पर एक आंसर आ रहा था, तो ये सर्कुलेशन हो रही थी यहाँ पर, जब सर्कुलेशन है तो एक्सपेंशन नहीं होगी। इस केस में हमारे पास डाइवर्जेंस क्या आ रहा है, ये हमारे पास 0 आ रहा है, तो डेल डॉट एफ। और बी के केस में अगर आप देखें तो ये हमें 2c को ही मिल रहा था। ओके, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ ये खुद आप फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वेरीफाई बोथ फॉर्म्स ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। हमें एफ गिवन है, हमें कर्व सी गिवन है जो कि पाथ बन रहा है। आप एम आइडेंटिफाई करें, एन आइडेंटिफाई करें, एक्स और वाई आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमें यहाँ आर से मिल रहा है। डी एक्स डिफरेंशियल वगैरह फाइंड कर लें, और एफ डॉट टी यूनिट वेक्टर, यानी कि आप लाइन इंटेग्रल यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। लाइन इंटेग्रल जब फाइंड करेंगे तो 2 पाई मिल जाएगा। अब राइट हैंड साइड ग्रीन थ्योरम ने कहा था कि अगर आप दोनों फॉर्म को वेरीफाई करना है तो सर्कुलेशन भी देखना है, यानी कर्ल एफ डॉट के यूनिट वेक्टर भी देखना है, और हमें डाइवर्जेंस भी देखना है, तो ये भी हमें इस तरह से 2 पाई ही मिल रहा है। अगर आप इस तरह से बात करें, एम डी वाई माइनस एन डी एक्स, ये पाई मिल रहा है, और डाइवर जो दूसरी फॉर्म है इसमें भी हमें ये पाई मिल रहा है, तो ग्रीन्स थ्योरम की टेंजेंशियल और नॉर्मल फॉर्म में हमें ये आंसर मिल रहा है। तो आप इसको, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप एक्सरसाइज को देखकर सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।